हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है यानी लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम समझेंगे। यानी ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनके अंदर हमें सिस्टम ही समझने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये सारे सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। यानी जो हमारे सेल होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो किस में आ जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली रोटी का तो ऑक्सीडेशन कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होंगे, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का। इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के अंदर हमें चाहिए, नॉर्मली ऑक्सीडेशन तो बहुत जगह हो जाता है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर हम स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर अगर हम कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर। यानी हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, वो हम करें और साथ में हमारे पास ऑर्गेनेल्स क्या रहे, माइटोकॉन्ड्रिया रहे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो न्यूट्रिशन आराम से उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। साथ में जो टेम्परेचर है वो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, यानी जो एंजाइम्स को चाहिए वही वाला टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमें चाहिए क्या चीज़, क्या है, टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को अगर रिलीज किया जाए इसमें से, क्या एनर्जी का काम क्या है, जिससे हम क्या है, कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, जो सेल है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा। तो ये किस फॉर्म में एनर्जीज आती हैं, वो होती हैं एटीपी की फॉर्म के अंदर। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या है, पावर हाउस होता है एक सेल का। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस, क्योंकि ये प्रोड्यूस क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इन दी ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर हो रहा है। किसके लिए, टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जो सेल होता है वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब देखो जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक। ठीक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। साथ में इसके अंदर होता क्या, मेन प्रोसेस क्या है, मेन चीज़ क्या है, एक्सचेंज होना किसका, गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती है हमारी रेस्पिरेशन में। जो कौन सी गैसेस है, मेनली हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, बाहर से ऑक्सीजन हमने अंदर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस हो रहा है। अब इस प्रोसेस को, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन भी कितने होते हैं, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एक रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक है मतलब क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जिस भी टिश्यू को ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास, यानी फूड मटेरियल का क्या है, ऑक्सीडेशन वो करवा रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर वो करवा पा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलिसिस पूरा प्रोसेस एक परफॉर्म करेंगे, पूरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो
ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के भी, इनके यहाँ पे बीच में क्या होता है, जेल प्रेजेंट होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी, यानी चेन होती है रिएक्शन की, वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास ग्लूकोज होगा, जब भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज क्या रिजल्ट देगा, पायरुवेट देगा। ठीक है, पायरुवेट। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड दोनों हम लिख सकते हैं इसके अंदर, तो पायरुविक एसिड उन्होंने दे दी। अब ये क्या होगा, हमेशा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के आएंगे, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इसीलिए ये कितने हो जाएंगे, 2 कंपाउंड उन्होंने दे दिए, 2 चीज़ उन्होंने, 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के, कोई सा भी आप बोल सकते हो, इन दोनों के हमें मिले हैं, 2 मिले हैं। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, मेन चीज़ तो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या हो रही है, क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल के प्रेजेंस में। अब ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऑर्गेनेल होता है हमारे सेल का, जिसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो होती है यानी एटीपी जो होती है वो बनती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जब क्रेब्स साइकिल पूरी हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल पूरी होने के बाद वो रिजल्ट क्या देगी, 6 मॉलिक्यूल CO2 देती है, 6 मॉलिक्यूल H2O देती है, प्लस 38 ATP। ठीक है, ATP क्या होता है हमारे पास, अगर ATP की फुल फॉर्म भी देखें तो वो क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नॉर्मली हम ATP बोलते हैं, और यही क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है जो एक सेल को चाहिए, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि ATP है। तो हम एनर्जी कहाँ से लेके आ सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन से ला सकते हैं, कैसे, ग्लूकोज को तोड़ के हमने क्या बना दिया, ATP बना दिया, और वो ATP हमने यूज़ कर लिया, हमारे सेल ने उसको जैसे जैसे ज़रूरत थी। तो ये था जब हमें ज़रूरत है, यानी उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो दूसरे टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक का मतलब क्या है, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, विदाउट एनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट का, तो हम कह देंगे इसको कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, फूड से हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज से फिर वही चीज़ है, हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। ठीक है, अब देखो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, तो ये हमारे पास क्या बन गई, पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, सेम वही यू का यू प्रोसेस है। ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे जा रही थी पिछली बार, अब हमारे पास क्या होगा, एब्सेंस होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है। इस टाइप की रिएक्शन कहाँ पे होती है, जैसे यीस्ट, जो यीस्ट होता है उसकी फर्मेंटेशन के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर। ठीक है, अब यीस्ट को फर्मेंटेशन करनी है, तब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली वो पायरुविक एसिड से ATP बना देगा। कैसे, अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा 2C2H5OH। ठीक है, जो कि ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ATP, और ATP हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है हमारी। तो हमें एनर्जी मिल गई, कहाँ से मिल गई, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना अगर एनर्जी मिल जाती है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो, रेस्पिरेशन अगर अकेला प्रोसेस हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, कोई किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर एंजाइम्स होंगे जो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवा पा रहे हैं न्यूट्रिएंट का। ठीक है, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, यानी जब आप बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन कर रहे हो किसी भी न्यूट्रिएंट का, तो उसकी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ देगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट देता है, 6 CO2 देता है, 6 H2O देता है और 38 ATP देता है, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी हमारी। और इसी एनर्जी को हमारा जो सेल होता है ये यूज़ करता है, किस लिए, कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से करनी होगी तो वो इसी से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, ग्लूकोज से हमारे पास क्या चीज़ बन गई, 2 ATP बनी है जो हमारे पास मिले हैं, एक इथाइल अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एनर्जी बन गई। ठीक है, ये किसके केस में हो सकता है, यीस्ट फर्मेंटेशन के केस में हम देख सकते हैं। यीस्ट जब फर्मेंटेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए हम ना ब्रेक डाउन देखते हैं, हमारा अगर ग्लूकोज हमारे पास है, ठीक है, तो उसका ब्रेक डाउन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ब्रेक डाउन, मैं ना दूसरा पेन ले लेती हूँ, शायद ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, हम पाथवेज देखेंगे कि कैसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज हमारे पास यही है, एक ही है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होता है, कहाँ पे होता है, पहले चीज़ साइटोप्लाज्म में होता है। क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जो कि हम ऊपर सारे में देख चुके हैं। ये क्या बना देगा, पायरुवेट बना देगा। ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट कोई सा भी आप बोल सकते हो। ये क्या होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो हमारे पास क्या है, 6 कार्बन के कंपाउंड या मॉलिक्यूल से हमारे पास बना है, तो अब 3 का है तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पायरुवेट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, किसकी, अब हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा, देखो पहला रिएक्शन आएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा। देखो किस केस में हो सकता है, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। यीस्ट के केस में जैसे हमने अभी देखा था, क्या क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, इसमें इथेनॉल बनेगा। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास बन रही थी। ये क्या है, यीस्ट, यानी बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है तो की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो लैक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिल्कुल ख़त्म नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं है जितनी हमारी मसल्स को चाहिए थी। तो ये क्या है हमारे पास, मसल सेल, मसल सेल्स के अंदर ये वाली एक्टिविटी होती है, यानी ये वाला ब्रेक डाउन जो होता है वो ग्लूकोज का टेक प्लेस करता है, कहाँ पे, मसल्स में। कब करता है, देखो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो प्रॉपरली काम क्या कर रही हैं, जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है वो प्रॉपर काम कर रही हैं। लेकिन हमने एकदम से, आपके एकदम से मन आया कि अब हमें भागना है, बहुत ज़ोर से भागना है, कोई हैवी एक्टिविटी करनी है, तो उस हैवी एक्टिविटी के लिए मसल्स को क्या चाहिए, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, और उसी टाइम पे वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उस केस के अंदर ये एनर्जी बनाने के लिए इसको क्या करेगा, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो पायरुवेट होगा उसको किस में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। और यही एनर्जी हमें चाहिए वो वर्क करने के लिए। तो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसने क्या कर दिया, साथ में लैक्टिक एसिड भी हमारे बॉडी के अंदर बना दिया, जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन फील होता है। कभी कोई हैवी एक्टिविटी एकदम से कर लो, पहले कभी नहीं की हो, तो थोड़े दिनों, मतलब अगले दिन सुबह उठ के आप देखोगे तो आपके मसल्स जो होते हैं वो पेन कर रही होती है। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और थोड़े दिनों में वो क्या है, रिलीज भी हो जाता है, सारा का सारा वापस ख़त्म भी हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मसल्स के अंदर होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है तो ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ बनाएगा, ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या बनाएगा, एनर्जी बना देगा। और यही एनर्जी हमें चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है, एनर्जी आनी चाहिए, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो एनर्जी जो हमारा ग्लूकोज होता है वो उसका ब्रेक डाउन जो हो रहा है
उसके अंदर हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। एक हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ATP हम बार बार ले ही जा रहे हैं, ये ATP होता क्या है, ये एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसका हम अभी हमने देखी थी इसकी फुल फॉर्म, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है कंप्लीट, हम क्या कहते हैं ATP को। अब देखो ATP क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में होती है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या है, ADP जो होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डी से हमारे पास क्या बन गया, डाइफॉस्फेट बन गया। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, प्लस हम क्या करते हैं, एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो हमने क्या किया, एक फॉस्फेट को इसके साथ ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ADP जो होगा वो किसके साथ, P के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप के साथ बन जाएगा, मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ATP, ट्राइफॉस्फेट। डाई की बजाय अब क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और यही ATP क्या होता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोई भी एक्टिविटी सेल के अंदर करनी है, ये सारे के सारे एज अ फ्यूल चलेगा, या फिर हम इसको एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए, जैसे आप खाना खाने के लिए आपको क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। आप कहीं होटल में जा रहे हो खाना खाना है तो उसके लिए क्या, करेंसी चाहिए। तो सेम ऐसे ही अगर सेल के अंदर कोई भी काम करवाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी करेंसी चाहिए, जो कि क्या होती है, ATP होती है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन देखें तो हमारे जो एनिमल होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं और प्लांट जो होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम सबसे पहले देखेंगे कैसे रेस्पिरेशन होता है। जो प्लांट होता है, प्लांट हर जगह से रेस्पायर करता है, यानी उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होंगे, वो हर जगह से रेस्पायर करेगा। ठीक है, कैसे, कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन सब से वो क्या है, रेस्पायर कर पा रहे हैं। कौन सा प्रोसेस है, मेन चीज़ इसमें आती है प्रोसेस। अगर हम देखें तो प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है ये समझते हैं। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हायर कंसंट्रेशन में है एक साइड पे, तो वो किसकी साइड पे जाएगी, जहाँ पे उसी की कंसंट्रेशन कम हो। तो हायर टू लोअर अगर कोई भी चीज़ जा रही है तो वो क्या है, किसके थ्रू जा रही है, डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। जैसे कि अगर हम ये वाला हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा बॉक्स है। ठीक है, नॉर्मली है। अब हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इस एरिया के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत सारी है, इतने सारे ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, हायर टू लोअर। देखो हाई कहाँ पे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो हाई है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम है। इधर की साइड पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो एक्सचेंज कैसे होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगी वो वाली इधर चली जाएगी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रही है। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन इधर आएगी, तो O2 इधर आ जाएगी और CO2 हमारी इधर चली जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। अब देखो जो हमारे रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर भी यही चीज़ होती हैं। जो रूट्स के सेल्स होंगे वहाँ पे क्या होंगे, डिफ्यूजन टेक प्लेस करेगा। और रूट के कौन से सेल्स, यानी रूट हेयर्स के अंदर होता है हमेशा। तो ये चीज़ याद रखना, पूरी रूट के अंदर नहीं होता। रूट हेयर्स जो होते हैं वो चीज़ एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम उनका होता है। तो रूट हेयर्स के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, रूट सेल्स हैं। वही रूट सेल्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, या फिर अगर उसको लेना है तो वो लेंगे। तो जो भी एक्सचेंज करना होगा वो रूट के थ्रू हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे वुडी प्लांट हो तो उसका क्या है, बार्क होता है, बाहर वाला पोर्शन। जो हमारे पास स्टेम है, ये स्टेम है, उसके ऊपर बाहर एक परत सी लगी हुई होती है, वुडी परत होती है। तो
तो उसके अंदर हमारे पास लेंटिसल्स लगे हुए होते हैं, ये सेल्स होते हैं लेंटिसल्स। ये सेल्स किस में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज के अंदर, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारे पास, अगर प्लांट के अंदर एक्सचेंज करना है तो वो रूट से भी कर सकता है, वो बार्क वाला एरिया जो है वहाँ से भी कर सकता है, और लीफ से तो वो बेस्ट तरीके से रेस्पिरेशन करता है, लीफ से तो वो करता ही है। यानी हम जब भी फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो होगा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है हमारा, और जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ तो जो भी चीज़ उसको चाहिए होगी वो ले लेगा, और जो चीज़ उसे निकालनी होगी वो दे देगा। किसकी फॉर्म में निकालेगा? किसको पता है कि क्या चीज़ है? डिफ्यूजन को पता है। यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन जिसकी भी ज़्यादा होगी वहाँ से वो क्या चलेगा, बाहर निकल जाएगा। अगर अंदर किसी चीज़ के, जैसे अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गई है और इधर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई हो गया। तो अब ये क्या है, बॉडी से बाहर निकलेगी, यानी सेल से बाहर निकल जाएगी। स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सारी को यूज़ कर लिया गया जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे थे, तो अंदर की साइड पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसीलिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या अंदर आ जाएगी। तो मेन प्रोसेस जो आपको याद रखना है वो क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, प्लांट के अंदर तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कैसे नॉर्मली हमारे पास हर पार्ट जो था वो रेस्पायर कर रहा था। एनिमल्स के केस के अंदर क्या चीज़ होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है इसके लिए। ठीक है, एनिमल के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन ही हमें हेल्प करेगा कि कब हमें कैसे एक्सचेंज करवाना है। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक अलग होता है, यानी ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन से ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है या एनिमल हम ले रहे हैं, या उसका हैबिटेट कैसा है। एक्वेटिक हैबिटेट होगा तो अलग होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो अलग होगा, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फिश है, ठीक है, या प्रॉन्स हैं, कोई सा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनके पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो गिल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें, लैंड एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, लिजर्ड है, लिजर्ड ले लिया हमने, बर्ड ले लिया हमने, या ह्यूमन ले लिया हमने, तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू हम सांस ले पा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया हमारा, लंग्स हो गया। सेम ऐसे ही अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग जो होता है वो क्या है, लंग्स से तो सांस लेता ही लेता है, साथ में उसको क्या है, स्किन से भी सांस लेना होता है, यानी वो बाहर की जो स्किन होती है उसकी जो फ्रॉग है, जैसे ये हमारे पास मान लो ये फ्रॉग है, बहुत गंदा सा फ्रॉग है, ठीक है, मान लो ये फ्रॉग है, तो अब ये फ्रॉग की जो बाहर वाली स्किन होती है वो स्किन क्या होती है, काफ़ी मॉइस्ट स्किन होती है, तो जैसे ही पानी उसके साथ लगेगा, पानी के साथ ये कांटेक्ट में आएगी, ये क्या हो, पानी में ट्रैप होके रह जाएगा यहाँ पे, और उसी से ये क्या करते हैं, वो जो स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज जो गैस का कर सकते हैं वो यहाँ से भी, स्किन से भी हो जाता है, और उसके पास लंग्स भी होती हैं, वो लंग्स से भी कर लेता है। ठीक है, कुछ और इंसेक्ट्स होते हैं। अब इंसेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्रास हॉपर्स होते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, कॉकरोच होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पास लंग्स नहीं होती या गिल्स नहीं होते सांस लेने के लिए, इनके पास एयर ट्यूब्स होती हैं जहाँ से ये सांस ले पाते हैं, जिनको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकियाज भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि हर एक में जितने भी एनिमल्स होंगे उनके अंदर एक अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है या उनको कौन से ग्रुप से हमने उठाया है। एक्वेटिक हैबिटेट है तो बिल्कुल अलग होगा, अगर एम्फीबियंस हैं तो वो दोनों कर सकते हैं, यानी लैंड पे भी रहते हैं और कहाँ पे, पानी में भी रहते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना सांस लेते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर इसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ। अभी तक आप इतना समझो,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप समझना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।